Hi everyone, I am Amrita Bhatt and I am back with my new lecture. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया so please do like it, do press the bell icon and do share with your friends and family. So let's begin. हम एक आज क्विक रिविजन ले लेंगे. हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया है. तो लेट्स स्टार्ट विद 1905. 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल का विभाजन हो गया था किस वाइसरॉय के अंदर? लॉर्ड कर्जन के अंदर. इस विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था जो एक्सट्रीमिस्ट ने शुरू करा था. और 1906 में आते आते हम देखते हैं 1907 में भी कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था. बट 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस का भी विभाजन हो जाता है, वो भी स्प्लिट हो जाते हैं. और 1908 में हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट भी खत्म हो गया है. 1908 और 1914 में हमने देखा एक पॉलिटिकल वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे अब सब अपने अपने रास्ते हो गए थे. लाला लाजपत राय भी अपनी जगह चले गए थे. तिलक को जेल हो गई थी क्योंकि ऐसे न्यूज़पेपर्स निकले थे जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोला और उस टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, तो तिलक भी जेल चले गए थे. और हम एक पॉलिटिकल वैक्यूम देखते हैं. पॉलिटिकल वैक्यूम मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. इसमें क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल इवेंट या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे स्थापित नहीं हुई. 1914 में तिलक फिर से जेल से छूटते हैं और वो देखते हैं कि ये हमने जिस तरीके से स्वदेशी शुरू किया था और जो नेशनलिज्म था वो अचानक से ख़त्म हो गया था. 1915 में कांग्रेस सेशन में एनी बेसेंट और तिलक को कांग्रेस में इंक्लूड कर दिया गया मॉडरेट के साथ. 1916 में आते आते उन्होंने अपना होम रूल लीग शुरू करा. हम ये होम रूल लीग लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं. एंड 1916 में एक और चीज़ हुई विच वॉज लखनऊ पैक्ट. अगर आपको याद हो, मैंने आपको अपने 3rd या 4th लेक्चर में बताया था कि लखनऊ पैक्ट में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो हुआ था, उन्होंने अपनी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करी थी और लखनऊ पैक्ट में वो रिप्रेजेंटेशन उनको क्लियरली मिल गया था. नाउ ये कंप्लीट जर्नी है फ्रॉम 1905 टू 1916. बट अब बात आती है कि 1917 में क्या हुआ. वही हमारा आज का टॉपिक है विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. आप नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये एक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी है ये, क्योंकि ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है. यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में एक हम नया इंडिपेंडेंस की शुरुआत देखते हैं, एक नया मूवमेंट देखते हैं. गांधी जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे वो पॉलिटिकली उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे. बट इस एक्ट के बाद गांधी भी पॉलिटिकली कंप्लीट राइट के साथ इन्वॉल्व हो गए थे इंडिया में. और इस एक्ट ने लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के लिए और ग्रजेस पैदा कर दिए थे. 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हुआ था. नाउ हु वाज मॉन्टेग्यू? ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक हेड है और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद आते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद आते हैं गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय. गवर्नर जनरल जो इंडिया में रहता है, जो वाइसरॉय है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो यहाँ नहीं है, जो लंदन में है. और वो अपनी रिपोर्ट, वो अपनी जो भी इसकी चीज़ें होती है, जो भी इसके अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी इसकी एडवाइस होते हैं, वो किसको देता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को. ऐसा प्रोसीजर चलता है, चल रहा था उस टाइम पे. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम पे कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू. इन्होंने जब देखा कि 1916 में आते आते होम रूल लीग फिर से आ चुका है और होम रूल लीग जिस तरीके से काम कर रहा था, उनको फिर से ऐसा था कि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ये सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे हैं, स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, फिर से हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एकदम अपनी तरफ ऑपोजिशन देखें, अपने ओपोज देखें. और उनको ये भी था कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और गांधी का भी इंडियन में आना, क्योंकि गांधी भी पहले साउथ अफ्रीका में अपना सत्याग्रह अचीव कर चुके थे और इंडिया में भी 3 बार सत्याग्रह अचीव कर चुके थे. तो उनको था कि इनको अब थोड़ा फिर से बहला फुसला के अपनी बातों में ले लेते हैं. मॉडरेट्स तो आज भी कांग्रेस में मेजॉरिटी में है और शायद ये हमारी तरफ हो जाए और जिस तरीके का इनका ये मूवमेंट चल रहा है उसको थोड़ा हम ये रोक दें. यही इन्होंने करने की यहाँ कोशिश करी. मॉन्टेग्यू, जो एडविन मॉन्टेग्यू थे, इन्होंने डिक्लेरेशन दिया, अपना एक पैगाम भेजा कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं एक प्लान निकालता हूँ, मैं इंडिया के लिए एक प्लान निकालता हूँ, आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. इस प्लान में जो इंडियंस हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेंगे और
हम सेल्फ गवर्नमेंट भी देंगे। बट याद रखिए जो सेल्फ गवर्नमेंट की इन्होंने बात करी है, ये सेल्फ गवर्नमेंट लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट है। सो अगर आप इन दो चीज़ों पे गौर फरमाएंगे तो जब हमने होम रूल के प्रोविजंस पढ़े थे वहाँ भी यही चीज़ थी। वो क्या चाह रहे थे कि इंडियंस को और एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा जाए और सेल्फ गवर्नमेंट, उस टाइम पे जो स्वराज की बात हुई थी वो सेल्फ गवर्नमेंट की ही बात हुई थी। और जो चीज़ें होम रूल डिमांड कर रही थी ब्रिटिशर्स यहाँ देने को तैयार हो चुके थे। इसकी वजह से क्या हुआ, होम रूल ख़त्म हो चुका था। इसके और भी कारण थे। अब जब एनी बेसेंट जो तिलक थे वो कांग्रेस में आ चुके थे, तो कांग्रेस में मेजॉरिटी थी मॉडरेट, और मॉडरेट देख रही थी कि मॉडरेट हमेशा से प्रेयर पिटीशन इन पे चलती थी, और वो जब देख रही थी कि एक नॉन वायलेंट तरीके से एक प्लान आसानी से आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट करते हुए हम कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के ज़रिए ना करें। और उन्होंने भी यहाँ पे एनी बेसेंट तिलक को दबाते हुए अपनी मेजॉरिटी दिखाई और बोला आप अपना होम रूल बंद कर दो, क्योंकि अब तो प्लान आ रहा है, जिस चीज़ की डिमांड थी वो तो हो रही है। और यहाँ पे तिलक और एनी बेसेंट को भी अग्री करना पड़ा, क्योंकि जो डिमांड वो मांग रहे थे वो डिमांड उनकी ऑलरेडी यहाँ पूरी हो रही थी। सो होम रूल लीग यहाँ ख़त्म हो चुका है। नाउ 1918 में क्या हुआ, इन्होंने बोला हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की देखेंगे, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपको जो ज़रूरत है वो क्या है, उस पर हम एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करेंगे। और इस रिपोर्ट का क्या नाम था, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और हम क्या क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो ये रिपोर्ट आई और इसी रिपोर्ट से ड्राइव होता है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। अब ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स क्या है, कंफ्यूज मत होना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है सेम इनको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसके ये एक ही चीज़ है, दो अलग नाम से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में भी पूछ लेते हैं व्हाट इज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, इट इज़ द सेम विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो अब इसकी प्रोविजंस जान लेते हैं, देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। डायरकी से आप क्या समझते हैं, डुअल रूल। मैंने आपको पहले भी ये बताया है, डुअल गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे नवाब थे और ब्रिटिशर्स थे। सो यहाँ पे अब जब पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो गया, यहाँ पे डायरकी अलग तरीके से रोल प्ले कर रही थी। गवर्नमेंट किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स में दो टाइप की गवर्नमेंट डिवाइडेड थी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। हम अभी भी देखते हैं आज के भारत में किसी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो वैसे ही उस टाइम पे डिवाइडेड थी। सेंट्रल में सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे और प्रोविंशियल में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। ये जो डायरकी है, जो डुअल रूल है, ये सेंट्रल में नहीं प्रोविंशियल में आया। सेंटर में ये डायरकी फॉलो नहीं हुआ। अब प्रोविंशियल में कैसे आया, यहाँ पे जो काम होता था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आए और इंडियंस भी आए। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, हम इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करेंगे, कहाँ इंक्लूड करा, प्रोविंशियल में इंक्लूड करा। कैसे इंक्लूड करा, आइए देखते हैं। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इन्होंने दो में डिवाइड कर दिए, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या था, आपकी जो भी चीज़ थी वो आप किसको बताएंगे, कोई भी आ रहा है गवर्नमेंट में, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डिसीजन है, वो आप गवर्नर जनरल या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताएंगे। मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को बताएंगे, गवर्नर को बताएंगे। ट्रांसफर्ड में कौन आते हैं, आप किसको अपनी चीज़ें बताएंगे, द इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स। कौन है ये इंडियन मिनिस्टर्स, वही जिनका यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है, जो अब नए नए आए हैं, जो बैठक पार्लियामेंट में बैठे हैं, इनकी यहाँ बात हो रही है। बट अब इस डायरकी में अब ये तो दोनों का शासन हुआ एक साथ, जहाँ पे ब्रिटिशर्स भी काम कर रहे हैं और इंडियंस भी काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, जब हम रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो देश के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि फाइनेंस, मिलिट्री, मनी, ये सब चीज़ें किसके अंडर आई, सब्जेक्ट्स रिजर्व के अंदर। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अभी भी देश में, फाइनेंस, मिलिट्री, मनी, ये किसके अंदर है, गवर्नर के अंदर। इसे आज भी कौन डील कर रहा है, ब्रिटिशर्स डील कर रहे हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है और उनके पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उनको ये चीज़ें अफेक्ट भी नहीं करेंगी, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन और बाकी अन्य चीज़ें, ये कहाँ पर आई, ट्रांसपोर्ट के हाथ, मतलब इंडियंस के हाथ।
तो अगर इंडियंस पे किसी चीज़ पे लेजिटिमाइज करने की पावर भी थी तो वो सिर्फ क्या था, हेल्थ या एजुकेशन या कुछ और चीज़ें। बट जो मेन चीज़ें थी, मनी, मिलिट्री, ये किस पे आ गई, गवर्नर पे आ गई। तो जिससे आप कंट्री को रन करते हैं और कंट्री को बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं, वो चीज़ें तो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ ही थी। सो ये जो डायरार्की इन्होंने लाई भी बहुत प्लेफुली, इन्होंने इनको चीज़ें तो दी, अपना ये तो अपनी गवर्नमेंट में तो लाए, बट वहाँ पे भी सिर्फ दिखाने के लिए लाए, इनको पावर उस तरीके की नहीं दी गई। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोविजन की, विच वाज सेंट्रल लेजिस्लेचर। यहाँ पे सेंटर में सेकंड चीज आई विच इज बाईकैमरल। बाईकैमरल इज 2 हाउसेज। ये आज भी फॉलो होता है। कौन से 2 हाउसेज हैं हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो सेंट्रल में जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे 2 हाउसेज आए, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, विच वाज लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हुआ, लोअर हाउस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट वाज द अपर हाउस, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा। इसमें भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड पीपल थे, कुछ इंडियन मिनिस्टर्स भी थे। बट अब देखते हैं पावर कैसे यहाँ पे भी डिवाइड हो रही थी और कैसे इन्होंने डुअल रूल अपना बहुत स्मार्टली प्ले किया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज द लोअर हाउस, वहाँ पर टेन्योर कितने का था, 3 साल का। मतलब 3 साल में फिर से इलेक्शंस होते थे और फिर से जो सभा थी वो बदलती थी। यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, 145 मेंबर, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड हैं और 104 इलेक्टेड हैं। नॉमिनेटेड से आप क्या समझते हैं, जो गवर्नर खुद अपने ही लोगों में नॉमिनेट कर रहे हैं। इलेक्टेड, जहाँ प्रॉपर इलेक्शंस हो रहे हैं और फिर वोटिंग के आधार पे लोग इलेक्ट होकर जीत रहे हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट विच वाज द अपर हाउस, यहाँ पे टेन्योर कितने साल का है, 5 साल का। कितने मेंबर्स हैं, 60 मेंबर्स। अगेन नॉमिनेटेड आर 27 एंड इलेक्टेड आर 33। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं अपर हाउस का टेन्योर लोअर हाउस से ज़्यादा है। अब जब आप इसमें चीज़ें पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करती थी, आप समझेंगे कि वहाँ का टेन्योर यहाँ के टेन्योर से ज़्यादा क्यों है। फाइनेंस, जब फाइनेंस के मैटर्स होते थे तो वो दोनों ही हाउसेज में डिस्कस होते थे, राइट। बजट की जब बात आती है, अगेन दोनों हाउसेज में डिस्कस होते थे और एक ही दिन में डिस्कस होते थे। मनी बिल पे जहाँ बात आती थी वो पहले लोअर हाउस पे डिस्कस होता था और फिर अपर हाउस पे डिस्कस होता था। सो व्हाई अपर हाउस और पहले लोअर हाउस क्यों होता था, क्योंकि लोअर हाउस पे जो पावर थी वो सिर्फ अमेंडमेंट की थी। वो बता सकते थे, एडवाइस दे सकते थे, ये चेंजेस कर सको, ये इम्प्रोवाइज कर सको, यहाँ ये गलत है। बट जो कंप्लीट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी वो भी अभी किस पे थी, अगेन अपर हाउस पे ही थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ज़्यादा थे। तो अगेन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ज़्यादा थे, अभी भी जो पावर है वो यहीं पे ज़्यादा हो रही है। तो उससे क्या हुआ कि अगर मनी बिल आता भी था, अगर इंडियंस यहाँ देख भी रहे हैं मनी बिल, और वहाँ पे भी थोड़े इंडियंस है जो मनी बिल को देख रहे हैं, बट यहाँ पे जो मेजॉरिटी पावर है वो अभी भी अपर हाउस पे है, और जिसकी वजह से मनी बिल पे अगर कोई चेंजेस करने होते थे या मनी बिल पास होना था वो अपर हाउस के ही बेसिस पे पास होता था। अगेन जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा काम करते हैं। वोटिंग राइट्स, यहाँ इस एक्ट में वोटिंग राइट्स तो दिए, बट वोटिंग राइट्स भी लिमिटेड कर दिए। बोला जो अमीर लोग हैं, जो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो टैक्स पे करते हैं, सिर्फ वही वोट करेंगे, बाहर जनता वोट नहीं करेगी। तो उससे अब क्या हुआ, अब टैक्स पेयर कुछ अमीर लोग, वो मर्चेंट्स लोग ही हुए इंडियंस के, और इंडियन मर्चेंट्स ऑलरेडी ब्रिटिशर्स से लॉयल थे, ये तो हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। सो अगर वो इलेक्ट भी कर रहे हैं, अगर इंडियंस भी इलेक्ट कर रहे हैं और वो लाइक रिच पीपल्स हैं, तो वो किसके बेसिस पे इलेक्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स के बेसिस पे। अपनी लॉयल्टी वो अभी भी ब्रिटिशर्स के लिए ही दिखाएंगे। सो अगर यहाँ इलेक्शन की भी बात हुई है, वोटिंग की भी बात हुई है, तो वो भी लिमिटेड वोटिंग है, पूरी जनसंख्या को वोट करने का राइट नहीं था। अब जब इलेक्शंस होते थे वो कम्युनल बेसिस पे कर दिए। आपने देखा है कि हिंदू मुस्लिम तो अब ऑल डिवाइड हो ही चुके हैं, बट यहाँ पे कम्युनल बेसिस और एक्सटेंड तक बढ़ गया। सिखों को अलग कर दिया, क्रिश्चियंस को अलग कर दिया, एंग्लो इंडियंस को अलग कर दिया, इंडियंस को अलग कर दिया, यूरोपियंस को अलग कर दिया, और बोला कि सिर्फ सिख को ही वोट करेगा, क्रिश्चियन सिर्फ क्रिश्चियन को ही वोट करेगा, एंग्लो इंडियन सिर्फ एंग्लो इंडियन को ही वोट करेगा। तो इससे अब क्या हुआ कि आपको अगर दूसरा इंसान भी पसंद आ रहा है या फिर आपको लगता है ये ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, बट आप पे वो वोटिंग राइट्स है नहीं, कम्युनल बेसिस पे वोटिंग राइट है, जिससे एक और डिवाइड पैदा होता गया। सो इन्होंने 1919 एक्ट निकाला तो
बट ये बहुत ही एक स्मार्ट एक्ट था, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहा था एक्ट, उन्होंने पहले तो दिया आओ भाई तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बातें मानते हैं, और उसके बाद इस एक्ट को अपनी तरीके से मॉडिफाई कर कर अभी भी अपना शासन चला रहे थे। सो सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे आई, तो सेल्फ गवर्नमेंट कैसे आई, गवर्नमेंट में लोग तो जुड़े बट लोगों पे वो पावर नहीं थी, इंडियन पीपल पे वो पावर नहीं थी। इसकी वजह से और ज़्यादा डिसकंटेंट बढ़ा लोगों में, क्योंकि अब यहाँ लोग ने होम रूल लीग भी ख़त्म कर दिया और लोग सोचे थे शायद अब कुछ होएगा, अब कुछ शायद नया प्रोविज़न आएगा, वो भी नहीं हुआ। और इसको मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चार्ल्स फोर्ड जो थे वो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे। तो उस टाइम के वॉइसरॉय कौन थे, जेम्स फोर्ड। तो इन दोनों का मिलाकर इसका नाम पड़ा मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। सो आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं इसका नाम। सो हम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हम आज जैसा आपने देखा 1990 में कैसे ये एक्ट आया और कितना वर्कफुली नहीं चल पाया और डिसकंटेंट से अब आगे क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.